Hello everyone, welcome to the next lecture for the solution of June 2024 CSIR नेट मैथमेटिक्स एग्ज़ाम। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इंटीग्रल इक्वेशंस और कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। इस वाले लेक्चर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को करेंगे। तो इस बार वाले पेपर में ओडीई से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे गए थे और 3 क्वेश्चन पार्ट सी में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से थे? एक क्वेश्चन जो पार्ट बी में था वो सीआर इक्वेशन से, जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाली जो ओडी होती है उससे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पार्ट बी में ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से पूछा गया था। फिर जो पार्ट सी में जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से पूछा गया था, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से अगेन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन जो कि सबको मोस्टली बच्चों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, जो कि ग्रीन फंक्शन से पूछा गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2013 तक लगभग आया होगा ग्रीन फंक्शन वाला टॉपिक। उसके बाद से कभी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे इस वाले टॉपिक पे। तो मोस्टली सब लोग ये सोच रहे थे, 90% लोग ऐसे ही स्किप करके जा रहे थे कि ये वाला टॉपिक है वो काफ़ी टाइम से नहीं पूछा जा रहा है। तो इस बार भी यही एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि नहीं पूछा जाएगा ग्रीन फंक्शन से, पर ग्रीन फंक्शन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी पार्ट सी में 4.75 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिसने अच्छे से कर रखी होगी प्रैक्टिस सारे टॉपिक्स की, बिना किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर को स्किप किए, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं था, तो वो सोल्व हो गया होगा उनका। बट हाँ, किसी ने अगर वो वाला टॉपिक नहीं उठा रखा होगा तो फिर वो बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन गया होगा उनके लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि कुछ चैप्टर छोड़ दिए कुछ कर लिए। अगर हम किसी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो हमें उसको कंप्लीट करना 100%। उसके सारे टॉपिक्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक हर टाइप के क्वेश्चंस उसके करने हैं, सारे टॉपिक्स उसके कवर करने हैं, सारे ही चैप्टर्स कंप्लीटली करने हैं अच्छे से, ताकि उसके क्वेश्चन हमें ये ना लगे कि भाई हमने ये सब्जेक्ट उठाया था। लाइक ओडी अगर हम बात करें कि ओडी में हम कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम ऐसा कर देते हैं कि ठीक है जब टाइम कम है तो अलग बात है, लेकिन अगर इनफ टाइम है तो उस टाइम पे हमें कंप्लीट कर लेनी चाहिए। कि हम कई बारी ऐसा होता है कि एक आध बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि दिसंबर वाले एग्ज़ाम में एक सीरीज सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कभी कभी आ जाते हैं ये वाले टॉपिक्स भी, तो हमें देख लेना चाहिए एक बार कि अगर टाइम है तो अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, स्पेशली जो सब्जेक्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो अब अभी देखते हैं क्वेश्चन। इस वाले लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक पार्ट बी का क्वेश्चन और एक पार्ट सी का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पार्ट बी का जो दूसरा क्वेश्चन था वो आईवीपी पे बेस्ड पूछा गया था, और ऐसा ही पार्ट सी में एक क्वेश्चन था जो आईवीपी पे पूछा गया था। दोनों ही एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, तो उन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, हमारा अच्छे से समराइज हो जाए, अच्छे से रिवाइज कर पाए हम उसको। तो अभी हम करते हैं जो पार्ट बी में जो ओडी का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी ये वाली आईडी थी 704042। आप मैच कर सकते हैं ओरिजिनल पेपर से। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, बोला गया है हमें लेट शाई डिनोट द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें दे रखी है, इसका हमें सॉल्यूशन है वो शाई एक फंक्शन है जो इसका एक सॉल्यूशन डिनोट करता है। देन शाई की वैल्यू हमें ई के ऊपर निकालनी है, तो मतलब कि शाई कोई एक्स का फंक्शन होगा, तो उसमें एक्स की जगह पर ई पुट करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें शाई एक्स निकालना होगा, क्या आएगा। अब वाई एक्स भी मान सकते हैं या फिर शाई एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें सोल्व करना है इस वाली गिवन ओडी को। तो सबसे पहले हमें अपनी ओडी को रिकॉग्नाइज करना है अच्छे से कि ये किस टाइप की ओडी दे रखे है। देखो ये एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम उन्होंने बोल भी रखा है,
और वैसे भी हमें देखो एक्स कहाँ से वैरी कर रहा है, 1 से लेकर ई की पावर 4 तक, यानी कि हम, और यहाँ पर हमें इनिशियल पॉइंट 1 के ऊपर भी कंडीशन दे रखी है और फाइनल पॉइंट ई की पावर 4 के ऊपर भी कंडीशन दे रखी है। इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंडीशन दी हुई होती है, तो उस टाइप की जो हमारी ओडी होती है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। और अगर सिर्फ इनिशियल पॉइंट पर कंडीशन दी हुई होती है तो उसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वाले, तो इनको हमें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है पेपर में। तो अभी जो हमें ये वाली ओडी दे रखी है, ठीक है, इसको एक बारी हम अच्छे से लिख के और फिर ये देखते हैं, जो अच्छे से इसको खोल के लिख रखा है किस तरीके की ओडी ये बन रही है। ठीक है, ये वेरिएबल कोफिशिएंट बन रही है या फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट बन रही है, वो हमें देखना है, या फिर कोई स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है वेरिएबल सेपरेबल से होगा या फिर हमें इसको कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, रिडक्शन वाला मेथड लगाना पड़ेगा, कौन सा लगाना है। ठीक है, तो हमारा काम है इस ओडी का सॉल्यूशन निकालना। तो जो हमें ये वाली ओडी ऐसे करके दे रखी है, इसको हम, ये ऊपर डेरिवेटिव का सिंबल है ये यहाँ पर, ये वाला, इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, इंटू में एक्स, और वाई डैश को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, माइनस के 2 इंटू वाई को मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस के वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से जब ये बाहर डी बाई डी एक्स है और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव होगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस के यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 2 इंटू ये वाली टर्म एज इट इज़, तो इन दोनों टर्म से हमें मिल गया माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें और ओवरऑल सोल्व करके ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, अभी अगर हम ये वाले एक्स को यहाँ से हटाने की कोशिश करें, तो हमने क्या किया, पूरी इस वाली इक्वेशन को स्टार मान लो, इस स्टार वाली इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर एक्स बन जाएगा। ठीक है, और वाई बाई एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करने से एक्स कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में भी एक्स आ जाएगा, साथ में 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब ये वाली ओडी कौन सी टाइप की ओडी है, देखो वेरिएबल कोफिशिएंट है, क्योंकि जो डिफरेंशियल वाली जो पावर्स है ना, उनके जो कोफिशिएंट्स है वो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब वेरिएबल्स तो हैं, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, उन वेरिएबल कोफिशिएंट्स में भी जो हमारे पास एक स्पेशल टाइप की वेरिएबल कोफिशिएंट वाली जो ओडी होती थी, जिसको हम सी आर इक्वेशन बोलते थे, वो वाली टाइप की है ये। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो सी आर इक्वेशन होती है, एक मिनट हम लिखते हैं यहाँ पर, जो सी आर इक्वेशन होती है उसमें कुछ इस तरीके का होता है, एक्स की पावर n इंटू डी का nth डेरिवेटिव y का x की दिस, प्लस यहाँ पर क्या होता है, x की पावर n माइनस 1 डी का डी एन माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y डी एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो साइन है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस एंड सो ऑन करके एन यहाँ तक, मतलब कि इस तरीके से चलता है, मतलब कांस्टेंट टर्म तक जाते हैं लास्ट तक, कि जितनी पावर होती है ना, जितना जोन से ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, साथ में एक्स की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई होता है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में। उस टाइप की इसलिए इसको इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाली है, अगर वो इस टाइप की है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सी आर इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और साथ में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव साथ में एक्स से मल्टीप्लाई है। ठीक है, मैंने बोला था कि प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है बीच में, यहाँ पर साइन जो होता है, प्लस में वाई तो सिंपल है, वाई का कोई मतलब डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके साथ यहाँ पर एक्स की कोई पावर भी नहीं आएगी, मतलब एक्स की 0 पावर आएगी, क्योंकि यहाँ पर 0th डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी ये सी आर इक्वेशन है, तो सी आर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता था कि इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हमें इस सेकंड वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब जो ये यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, जैसे जो यहाँ पर एक्स की पावर दी हुई है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो ये पावर्स होती हैं, हम क्या करते हैं,
कोई नया वेरिएबल जेड कंसिडर करके हम जो ये एक्स जो वेरिएबल यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स था, हम एक्स को ई की पावर जेड पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि जेड हो जाएगा log ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। तो अब ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे इसकी जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, डी वन। जैसे हमने डी वन इसलिए लिख दिया क्योंकि जब हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली ओडी लिखते थे तो उसमें हम डी से डिनोट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में उसमें क्या होता है कि उसमें हम ऐसे करते हैं, डी ये वाली टर्म जो होती है डी बाई डी एक्स, इसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल डी मानते हैं। और जो डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर होता है उसको हम ऐसे डी स्क्वेयर मानते हैं। तो लेकिन जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें क्या बनेगा, एक्स इंटू कैप डी बाई डी एक्स, ये क्या बनेगा, इसको जैसे यहाँ पर हमने डी ले लिया था तो इसलिए हमें यहाँ पर डी वन मानना है, इस ये तो डी वन बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये होगा एक्स स्क्वेयर इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, एक्स स्क्वेयर इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये किसके इक्वल बनेगा, ये वाला आया था डी वन के इक्वल, और ये वाला आएगा डी वन इंटू डी वन माइनस वन के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही अगर जो एक्स क्यूब इंटू थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पर बनेगा ऐसे करके थर्ड डेरिवेटिव, और y ये क्या बनेगा, यहाँ से डी वन इंटू डी वन माइनस वन आ गया तो यहाँ से बनेगा डी वन माइनस वन इनटू में डी वन माइनस के टू एंड सोन। अगर nth डेरिवेटिव चलेगा तो यहाँ से डी वन माइनस के n माइनस वन तक जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करते करते। तो इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो जब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लिखेंगे तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, हमारे पास सेकंड पावर तक और सेकंड डेरिवेटिव तक है, तो इसलिए डी वन इंटू डी वन माइनस वन तक जाना है हमें। तो यहाँ पर इसके साथ में कोफिशिएंट वन है, ठीक है, कुछ यहाँ पर टू थ्री कुछ ऐसा भी हो सकता था तो वो लगा देते साथ में अगर वो होता तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी वन इंटू डी वन माइनस वन बनेगा सिर्फ, तो डी वन इंटू डी वन माइनस वन। और ये वाला एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको तो हमने डी वन लिखा था तो माइनस के यहाँ पर क्या बनेगा, डी वन बनेगा, प्लस के यहाँ से वन लिख देंगे, और वाई हमने सारे में से यहाँ पे मतलब ये वाली जो चीज़ है ये वाई के ऊपर ऑपरेट हो रखी है, तो प्लस के वन इंटू में यहाँ पर वाई बाहर लिख दिया पूरे में। तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे जीरो से तो यहाँ से हमें सोल्व करके ये वाली इक्वेशन मिल गई, जिसको हम देखो ये यहाँ से हमें मिल गई। तो ये वाली इक्वेशन है, इसको हम डी वन माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। दैट मीन्स डी वन की वैल्यू कितनी आ गई, वन वन, मतलब रूट्स कितने आ गए, वन और वन दोनों रिपीटेड रूट्स आ गई। तो रिपीटेड रूट्स आने के बाद हम क्या करते हैं, जो सी एफ हम लिखते हैं, सी एफ में क्या आ जाता है, देखो क्योंकि अब हमने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को जेड के टर्म्स में चेंज कर लिया है, तो यहाँ पर जो हम सी एफ और पी आई लिख के जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम वहाँ पर वाई ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, वाई ऑफ जेड लिखेंगे। फिर जेड को अगेन एक्स के टर्म्स में लेके आएंगे, जेड इक्वल टू log ऑफ एक्स, देन वो वाई ऑफ एक्स बनेगा, ठीक है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ से हमारे रूट्स निकल गए तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मान लो से इक्वल रूट आ गए तो यहाँ पर मैं लिख देती सी वन प्लस के सी टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, और ऐसे ही फिर पी आई निकालने लग जाती। पर यहाँ से गलत होगा ही होगा आंसर, ठीक है। तो ये वाली बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हमने सब्स्टिट्यूशन जो किया था तो अब हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जेड बन गया है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं तो हम ऐसे करते हैं सी वन प्लस के सी टू जेड इंटू ई की पावर में ऐसे होता है लेमडा इंटू जेड होता है, लेमडा जो भी रूट आया हुआ होता है, तो हमारा कितना आया, वन 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 आए प्लस मतलब कि वन आया है, तो इसलिए लिख दिया सी वन प्लस के सी टू जेड इंटू ई की पावर में जेड, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, ठीक है, ई की पावर में जेड लिख सकते हैं एज इट इज़। तो यहाँ से अब पी आई निकालेंगे तो पी आई में क्या होगा, वन बाई डी वन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में राइट साइड वाला जो फंक्शन होता है। देखो हमारी जो ओरिजिनल गिवन इक्वेशन थी, जो हमने उसमें सोल्व करने के बाद ये वाली जो इक्वेशन थी राइट साइड में हमारा फंक्शन बना था एक्स, ठीक है, पर हमने तो चेंज कर दिया है जेड में। तो चेंज करने के बाद हमने क्या किया, एक्स को ई रेज टू पावर जेड पुट किया, तो राइट साइड में भी जो फंक्शन होगा ई की पावर जेड बन जाएगा, ठीक है।
ई की पावर जेड बनेगा, तो पी आई लिखते टाइम भी हम ई की पावर जेड करेंगे, तो 1/d1 - 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर जेड, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इसको भी चेंज करना है राइट साइड वाले फंक्शन को। तो यहाँ से क्या बनेगा, आप देखो जैसे जब ई की पावर जेड होता है यहाँ पर, मतलब फंक्शन ई की पावर ए जेड टाइप का बनता है। अगर पी आई में जो ये राइट साइड वाला फंक्शन होता है ई की पावर ए जेड टाइप का होता है, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ डी हमें हमारे पास लिखा हुआ होता है उसमें हम डी की जगह पर ए पुट करते हैं, मतलब एफ ऑफ ए निकालते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे एफ ऑफ ए होता है, तो उसमें अगर एफ ऑफ ए जीरो नहीं बनता तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डी की जगह पर ए पुट कर देते हैं और हमारा पी आई निकल आता है। पर अगर एफ ऑफ ए जीरो बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर अगर हम डी वन की जगह पर क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ जो डी वन है उसमें डी वन की जगह पर ए पुट करेंगे, यानी ए की वैल्यू कितने है, ई की पावर ए जेड होता है ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 बनना है। तो जब 0 बन रहा होता है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, जो भी एफ डी होता है नीचे उसका डेरिवेटिव करते हैं, ऊपर जेड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव किया, ऊपर जेड से मल्टीप्लाई करा, मतलब जो भी हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल होता है इसके अंदर। तो फिर से अगर जीरो नहीं बना तो हम ए पुट कर देते हैं, पर यहाँ पर फिर से जीरो बनना है, फिर से जीरो बनना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले एफ ऑफ डी वन जो है उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। फिर से डेरिवेटिव करने पर डी वन का डी वन के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, फिर से एक जेड से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर जेड स्क्वायर आ जाएगा इंटू ई की पावर जेड आ जाएगा। देखो अब ये क्या बन गया, जेड स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर जेड। तो ये हमारा पी आई बन गया, ठीक है। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वाई ऑफ जेड कितना हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई, ये हमारा सी एफ आया था, ये हमारा पी आई आया है, ठीक है। तो हमने सी एफ प्लस पी आई करके लिख दिया। तो अब यहाँ से अगर हम एक्स की, क्योंकि हमें आंसर तो एक्स की टर्म में देना, और हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस जो हमारे पास गिवन है, तो वो भी हमें एक्स के ऊपर ही गिवन है, इसलिए हमने जेड को तो हमने खुद माना था, तो एक्स में ले जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब हमने क्या किया था, एक्स को ई की पावर जेड कंसीडर किया था, दैट मीन्स जेड किसके इक्वल है, log ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर जेड है उसको हम क्या पुट कर देंगे, तो जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह एक्स की टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर c1 प्लस की c2 जेड की जगह पर log ऑफ एक्स आ जाएगा, इंटू ई की पावर जेड की जगह पर एक्स आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की पावर जेड का मतलब है एक्स, ठीक है। तो ये हमारा एक्स की टर्म में सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब देखो जो हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, हमें उन कंडीशंस का यूज करना है हमारे जो c1 और c2 दो हमारे पास जो आर्बिट्रेरी जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकालने के लिए, और दो ही हमें कंडीशन दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा y ऑफ 1, y ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा c1, एक्स की जगह पर ये वाला यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू में c1 प्लस c2 इंटू log ऑफ 1, प्लस एक्स की जगह पर यहाँ पर 1 पुट कर दिया 1 इंटू log ऑफ 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से log ऑफ 1 तो 0 बन जाएगा, तो c2 इंटू 0 तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से 1 इंटू c1 तो c1 आ गया, प्लस के ये वाला तो पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे c1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और y ऑफ 1 हमें दे रखा है इक्वल टू 0, तो y ऑफ 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से हमें c1 की वैल्यू कितने मिल गई, 0 मिल गई। तो दैट मीन्स y ऑफ x किसके इक्वल आ गया, यहाँ से हमने लिखा था ना c1 प्लस के c2 log ऑफ x इंटू दिस, यहाँ पर c1 को 0 पुट कर दिया, तो ये कितना बन गया x इंटू c2 log ऑफ x प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स। तो ये वाली चीज़ हमने लिख दी, c1 को 0 पुट करके यहाँ पर, ये हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन बन गया अब तक एक कंडीशन यूज करने के बाद। तो दूसरा हमें y की वैल्यू e की पावर 4 के ऊपर भी दे रखी है, तो जो सेकंड वाली जो बाउंड्री कंडीशन है, तो y एट e की पावर 4 इज इक्वल टू, तो हमने x को e की पावर 4 पुट किया, तो ये बनेगा e की पावर 4 इंटू c2 log ऑफ e की पावर 4 प्लस के e की पावर 4 बाई 2 इंटू log ऑफ e की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें सोल्व करके यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर 4 को आगे लिख सकते हैं, 4 इंटू log ऑफ e लिख सकते हैं, ठीक है। log ऑफ e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू 4 बनेगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, e की पावर 4 इंटू c2 इंटू यहाँ से 4 मिल गया, तो e की पावर 4 प्लस में e की पावर 4 बाई 2 इंटू यहाँ से भी हमें 4, और ऊपर स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया 4c2 e की पावर 4 प्लस के यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, नीचे 2 से डिवाइड है तो ये 8 बनेगा, तो इसलिए 8 इंटू ई की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से, और हमें जो ये वैल्यू है ना y एट e की पावर 4, वो 4 इंटू ई की पावर 4 के इक्वल दे रखी है, गिवन है ये वाली
वाली वैल्यू। तो जब हम ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ से और हमें इसको गिवन वैल्यू के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 8e⁴ उधर 4e⁴, तो राइट साइड में -4e⁴ बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या बनेगा, 4 कैंसिल होगा हमारा, e⁴ कैंसिल होगा, तो C2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, C2 की वैल्यू -1 अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये बनेगा -(x × log(x) प्लस के x/2 × log(x) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई -(log(x) प्लस के x/2 × log(x) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, हमें तो वैल्यू पूछी थी e के ऊपर। देखो हमने यहाँ पे y से लिखा है, या फिर जहाँ पे क्वेश्चन में नोटेशन में उन्होंने लिख रखा था शाई ऑफ e इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसको आप शाई ऑफ e भी मान सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये पूछा था शाई एट e क्या होगा, तो ठीक है y एट e जब हम निकालेंगे तो x की जगह पर सिंपली हम e पुट कर देंगे, तो -e log (e) प्लस के e/2 × log (e) का होल स्क्वायर, सोल्व वगैरह करके log (e) की वैल्यू 1 पुट करके, तो यहाँ से हमें मिल गया -e प्लस के e/2, दैट मीन्स हमें मिल गया -e/2, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये वाला दे रखा था, देखो -e/2, जो कि हमें ए ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है, और ये पार्ट बी का था, तो बाकी तो गलत ही है। अगर एक सही मिल गया तो पहला ही सही है, और यही वाला आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमारी दोनों चीज़ें यूज हो गई कि हमने जो वेरिएबल कोफिशिएंट वाला किया और वो वाला भी रिवाइज हुआ, और साथ में वेरिएबल वाले को चेंज करके आखिर में हम उसी मेथड पे ले जाते हैं कांस्टेंट वाले में, तो कांस्टेंट वाला भी साथ में रिवाइज हो गया। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में यही वाला क्वेश्चन करते हैं। जो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर्स में करेंगे। 2 लेक्चर और होंगे जिनके अंदर हम बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो और ज़्यादा बोरिंग ना लगे हमको, अच्छे से हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो पाए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।